तो ज्यादा अच्छा है। तो आज का विषय बीपी शुगर को लेकर था। थायराइड, बीपी शुगर और जो आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज जो चल रही है हमारी, जिनमें खासकर तो ओबेसिटी ज्यादा हमें परेशान की हुई है, जिसके कारण ही हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओबेसिटी भी है, इसके साथ में और भी कई रीजन है। हमारा खान पान भी है। तो खान पान हमारा बदला नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल फूड को हम इस्तेमाल तो करते आ रहे हैं। हमारा खान पान ठीक वैसा ही है जैसा हम हमारे दादा पुरखे हमारे कभी करते थे, जब हम एक अच्छा खान पान हैवी फूड लेते थे और खेतों में जाकर हमारी दिनचर्या को निर्वहन करते थे। लेकिन हमारा खान पान के साथ साथ हमारी लिविंग स्टाइल भी बदल चुकी है। खान पान तो वही रहा, लेकिन लिविंग स्टाइल बदलने के कारण क्या हुआ, हमारे जितनी कैलोरीज की हमारे शरीर को आवश्यकता हुआ करती थी, उतना अभी हमें नहीं मिलती। मिलती ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा। तो जिसके कारण ये सारी समस्याओं का जन्म लिया है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण जो है हमें ठीक उसी तरह ढूंढना होगा जो कभी हम लोग जिस समस्या से ग्रस्त हुआ नहीं करते थे, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते थे। तो वो स्वास्थ्य की कुंजी जो है हमें फिर से पानी होगी। खान पान पर नियंत्रण करना होगा, खान पान में परिवर्तन करना होगा, और क्या क्या परिवर्तन करना होगा, इसी विषय पर आज का विषय है। और क्या मेडिसिन भी हैं जिनको हमें लेनी चाहिए, इन्हीं सब विषयों की चर्चा पर आज का लेक्चर केंद्रित रहेगा। इसे आयुर्वेद में संतर्पण जनित रोग भी कहा जाता है। संतर्पण जनित का मतलब संतर्पण और अपतर्पण, यानी जो हमें खा पी के रोग हुए हैं, यानी खान पान के खराबी के कारण। हमारी दादी नानी को हमने कहते हुए सुना होगा कि जो कोई भी है व्यक्ति खा के ही मरा है ना। यानी बिना खाए कोई दुनिया में मरा नहीं। इसका मतलब यह है कि जो भी बीमारियां आ रही हैं हमें खान पान के खराबियों के कारण आ रही हैं। खान पान को ठीक करना है, वही लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती हैं। और जिनमें बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी हम ओबेसिटी और ये सारी चीजें देखते हैं। अब इसको जांचें कैसे, कैसे पता लगेगा हम सबको ये होने वाला है ना। एक ओबीसी यानी एक टेस्ट होता है सीबीसी, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट होता है बोलते हैं, जिसको हम टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में एलडीएल बड़ा है या वीएलडीएल या एचडीएल बड़ा है। अब एलडीएल और वीएलडीएल ये तो खराब है, और एचडीएल जो है ये ज्यादा अच्छा है। ये कोलेस्ट्रॉल के एक प्रकार हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के प्रकारों में एचडीएल अच्छा है, तो आपको वीएलडीएल एलडीएल से 25 रेशो में ऊपर है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, वो उसको मैनेज कर लेगा ना। कई बार क्या होता है, वीएलडीएल एलडीएल से कहीं ज्यादा एचडीएल बढ़ जाता है। एचडीएल बढ़ना अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बहुत ज्यादा बढ़ना भी खराब है, 25% बढ़ना अच्छा है। तो संक्रमण जनित रोग नहीं हुआ करते, ये सारे लाइफ स्टाइल जुड़े हुए रोग हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए। इसको संतर्पण जनित रोग कहा जाता है आयुर्वेद में। क्योंकि आयुर्वेद के जमाने में जब ये किताबें आयुर्वेद की लिखी गई थी, संहिताएं लिखी गई थी, जिनमें इन सब रोगों का कहीं नाम नहीं था। तो वहां पर केवल कफ पित्तवात का दृष्टांत देखने को मिलता है आपको। और ये सब जो है हम उनसे कोरिलेट करके देखते हैं, उनसे समझने, कोरिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जनरली होता क्यों है ये? देखिए, एक तो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल,
दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों में फर्क देखिएगा। ये क्या होता है कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जितने भी पशु हैं या पशु जितने भी हैं उनसे आता है, पशु पक्षियों से कोलेस्ट्रॉल आता है। तो जितने ज्यादा पैर उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो जितने ज्यादा पैर का होगा बंदा, मतलब जानवर होगा, उतने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें हमारे, अब आप सोचेंगे हम तो मीट तो खाते ही नहीं है, है ना, ना हम बकरा खाते, ना मुर्गी खाते, ना कुछ खाते, चिकन विकन ऐसा कुछ भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है, जिस हिसाब से हम काम करना चाहिए हमें वो तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम दूध, घी इनका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर आपको अक्सर कर देखा होगा आपने, जैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है या हार्ट से बड़े जो रोग होने लगते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज होने लगते हैं, ये सब के सब वहाँ इसकी गंदगी वहां जमा होने लगती है। क्यों होती? अब आप कहेंगे कि दूध तो हम तो पहले भी पीते थे, अभी ऐसा क्या हो गया? दूध तो हमारा खानदानी पेशा है, हम तो पीते आए हैं, है ना। देखिए, तब जब हम दूध पीते थे, हमारे पुरखे पीते थे, दादी नानी, अब रात को सभी दूध पीने का एक नियम बना हुआ था घर में, सभी लोग दूध पीकर सोते थे, शाम को खाना खा लेते थे। लेकिन अभी शाम को खाना खाने के बजाय हम खाते ही 10 बजे, कभी 9 बजे खा रहे हैं। तो ये जो क्रम बना है, ये क्रम ही हमें बीमार कर रहा है। इस क्रम को बदलना होगा। हमने थोड़ी देर खाना खाए हुए थे और थोड़ी देर बाद में फिर दूध पी लिया। यानी हम यदि खाना शाम के पहले पहले खा लेते, सूर्य ढलने से पहले पहले, तो फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब इनसे निपटने के लिए हमको कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि रोग तो हो गया है। अब ये ट्राइग्लिसराइड का भी बता ही देते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये जितनी भी वनस्पति है, इनसे आने वाला कंटेंट है शरीर में। तो कई बार हमें धोखा कंपनियां दिया करती हैं और तेल के डिब्बे पे लिख देती हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, हम इस चक्कर में उसको खरीद लाते हैं। तो तेल में वनस्पति से आता है तेल, अब उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, तो ऑलरेडी वो तो फ्री होता है, हम तो उसको क्या मानेंगे? वो तो हमारे एक तरह से धोखा दे रहे हैं माल बेचने के लिए। तो इसमें जो फिल्टर्ड है ना, ये ऑयल या एक तेल को, किसी भी तेल को गर्म कर दिया, उसके बाद में काम में लिया, गर्म करके जो ठंडा किया, तो उसके बाद में जो काम में लिया, तो ये सब ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गर्म तेल को, यानी तेल उतना ही लेना है जितना हम उसी समय यूज कर लें। फिर आप कहेंगे हम तो पूरी बनाते हैं, तो पकौड़ी बनाते हैं। तो पूरी और पकौड़ी बनाने के लिए दूसरे प्रोग्राम भी साथ में बना लीजिए। कुछ नाश्ता होता है ना, क्योंकि ठंडा होने की जरूरत ही ना पड़े, शक्कर पारे वगैरह ऐसा कुछ बच्चों के लिए पहले बना दिया करते थे हम लोग। जिस दिन पूरी बनाएंगे, जिस दिन पकौड़ी बनाएंगे, ऐसा कुछ शक्कर पारे या वो भी प्रोग्राम डिजाइन कर लें साथ में, सुबह के नाश्ते के लिए वो बना के रख दें। तो बजाय किसी बेकरी फूड को खाने के, बिस्किट वगैरह या ऐसी चीजों को, आजकल तो केमिकलाइज है सारा, तो ये बाहरी फूड को खाने के बजाय हम बच्चों को कुछ ऐसा फूड दे दें जो घर में बना हो, और जो तेल को हम फेंकने से भी बच जाए, है ना, उसका उपयोग भी हो जाए, तो ठंडा होने से पहले पहले ही उसका उपयोग हो जाए। क्योंकि सबकी तो पूरी बन नहीं जाती, जो ऑयल बचता है उसको फेंकने से अच्छा है या तो हटा ही देना अच्छा है, नहीं तो आपको ये बीमारियां देना है। तो एक तो हमें ये डबल फिल्टर, ट्रिपल रिफाइंड तेल, ये रिफाइंड तेलों से बचना है, क्योंकि ये रिफाइंड होने का प्रोसीजर बहुत खराब होता है। उसको कई गुना टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है, तो वो प्रोसेस करके उसमें शुद्धिकरण का कार्य होता है, रिफाइंड किया जाता है, वो ठीक नहीं है। कुछ केमिकल भी मिलते हैं उसमें, बाकी चीजें भी उपयोग में आती हैं, वो ठीक नहीं है। तो या तो सीधा कच्ची घानी से लो टेम्परेचर का, या कोल्ड प्रेस जिसको बोलते हैं आजकल,
कोल्ड प्रेस वाला ऑयल ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें ट्राइग्लिसराइड बनाने वाला ऑयल खरीदना चाहिए, ना कि हमें रिफाइंड ऑयल खरीदना चाहिए। तो रिफाइंड खरीदेंगे तो क्या होगा, रिफाइंड खरीदेंगे तो ये हमें हार्ट के ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज, ये सारी चीजें देगा। जामनगर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, तो रिसर्च में क्या हुआ कि तेल से जुड़ी हुई चीजों पर काम किया गया। आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कि तेल को मतलब गर्म किया है, उसके बाद में ठंडा होने के बाद में नहीं काम में लेना है ना। वहाँ महर्षियों ने हमें मना किया हुआ है। तो हम क्या करते थे, पहले घी में छौंका करते थे सब्जियों को, फिर बीच में तेल आ गया, तो तेल क्योंकि घी महंगा पड़ना लगा तो तेल वाला प्रयोग शुरू हो गया। तो जामनगर यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया। प्रयोग ये किया गया कि पिंजरे के अंदर चूहों को बंद था, उनको तली भुनी चीजें ही 3 महीने तक खिलाई गई। 3 महीने में सारे चूहे अंधे हो गए। अब ये जो प्रयोग किया, जो तली भुनी चीजें, वो वही वाला तेल था जो आप लोग क्या करते हैं, पूरी और पकौड़ी तलने के बाद जो रख देते हैं संभाल के और उसका उपयोग करते हैं, वो वही वाला तेल था। तो अपने घरों में जो भी तेल बचा था पूरी पकौड़ी के बाद, उस तेल को वहां ले जा करके उसके अंदर बाकी जो चूहों के लिए चीजें बनाई गई और उनको खिलाई गई, और 3 महीने रेगुलर खिलाई। 3 महीने रेगुलर खिलाई, क्या हुआ, सारे चूहे एक दूसरे से टकराने लगे, अंधे हो गए, यानी उनको दिखना बंद हो गया। तो ये जो हमारी आंखों पर चश्मा जो चढ़ रहा है, ये चश्मा उसी का परिणाम है। नंबर का बढ़ना, ये सब उसी का परिणाम है। ये क्या कर रहा है, एक तो तासीर में तेल सारे गर्म है, तो गर्म तासीर के होते हैं, कुछ कम है तो कुछ ज्यादा है, पर सभी गर्म है, एक केवल नारियल तेल को छोड़कर। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ठंडी तासीर का हो, सभी गर्म तासीर के हैं। और गर्म भी कुछ इतने ज्यादा गर्म है तो बहुत ही ज्यादा गर्म, हमारे को कुछ नुकसान कर सकते हैं। कुछ सर्दियों में खाने के नहीं है, मतलब कुछ गर्मी में खाने के नहीं है, सर्दियों में खाने के, जैसे तिल का तेल। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि एक तो रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं करना, हमें ये सिद्ध होता है। अब मनुष्यों पर ये बात कहाँ लागू होती है, तो मेडिकल साइंस ये मान के चलता है कि इसको कम से कम 10 से गुना कर दो, तो जितने समय में चूहों को ये स्थिति आई है उसका 10 गुना स्थिति में मनुष्य पर आएगी, राइट। क्योंकि समतुल्य है, वो भी स्तनधारी हैं, हम भी स्तनधारी हैं, हमारे बच्चों को भी हम स्तनों से दूध पिलाते हैं, चुईया भी वैसे ही पिलाती है ना। तो जितने भी स्तनधारी हैं उनको हमारी जो स्थितियां सबकी लगभग समान ही है। तो 10 से गुना कर दीजिए, चूहे से हमारी तुलना करते हैं तो वो जो समस्या चूहे को आई है वो 10 गुना दिनों में आएगी। अब हम क्या रोज पूरी पकौड़ी कचौड़ी वगैरह नहीं खाते, इसलिए हमारा चश्मा धीरे धीरे चढ़ता है, नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, नहीं तो एकदम से दिखने लगेगा। यानी 900 दिनों तक हम ये चीज का प्रयोग करें, हमारी स्थितियां वो आ जाएंगी। इसलिए एक उम्र के बाद में वो स्थिति आती है। ब्लॉकेज वगैरह बढ़ना और ये सारे प्रयोग जो हैं खान पान के, हमें बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं, जो तली भुनी चीजों को, इसलिए डॉक्टर मना कर देते हैं। लीवर भी खराब हो रहा, बाकी चीजें भी खराब हो रही हैं, आंखों तो खराब है ही। इसके विपरीत जो हम घी में चीजें बनाए करते थे हमारे त्योहारों पर, वो वाले ज्यादा अच्छा हुआ करते थे। घी क्या चक्षुष, यानी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, ऐसा बताया गया आयुर्वेद में। तो देखिए कि घी जो है, घी को आप कितना भी गर्म कर लो, किसी भी टेम्परेचर पे गर्म कर लो, फिर ठंडा कर लो, फिर वापस उसमें बना लो खाना, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन तेल के साथ में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो घी को आप कितना भी बार गर्म करो, फिर ठंडा कर लो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा कर लो, पकाते रहो उसमें चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। घी में इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं, तेल पर यह चीज लागू होती है।
तो घी बल्कि आंखों की रोशनी बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज को हमें समझना है। थोड़ा पचने में भारी रहता है, तली भुनी चीजें सारी पचने में भारी होती हैं। कोशिश करें कि कच्चा घी हम जो ऊटी पर लगाकर, या जैसे भी पहले चलन हुआ करता था घी बूरे का, अब तो बूरे को सुन के ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को क्या है, कुछ है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको ये जानकारी मिली कि अभी समस्याएं क्या हैं, क्यों हैं, कुछ खान पान की हैं, कुछ हमारे प्रोडक्शन की हैं। तो इन प्रोडक्शन के निपटने का कारण तो हमने देखा, एक तो खान पान की समस्या हो गई, दूसरी हमारी क्या होगी, व्यायाम नहीं है होना हमारा, शरीर का मूवमेंट नहीं है हमारा। तीसरी चीजें, नींद पूरी नहीं होती है। रात को पहले हम खाना दिन ढलते ही पहले खा लेते थे, और आजकल हम सोशल मीडिया पर बिजी हैं। अक्सर कर देखा जाता है, हमारी पीढ़ियों का, बच्चों को देख लो, बूढ़ों को देख लो, हम लोग परिवार से दूरी बनाते हुए घर में बैठे हैं। पहले घर की चर्चा हुआ करती थी, सास बहू बेटा बेटी परिवार पूरे जो भी सदस्य हैं जो भी हुआ करते थे, चर्चा हुआ करती थी। आजकल सभी साथ में बैठे तो हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में, अपने सोशल मीडिया पर इष्ट मित्रों को तलाश रहे हैं, अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, परिवार जबकि उनके साथ में। तो ऐसी स्थितियां आ गई हैं, इस वजह से हम लोग बीमारी की ओर बढ़ चले हैं। उसके बाद में कुछ एक हमारे एडिक्शन हमें बीमार किए हुए हैं। एडिक्शन चाहे वो टीवी का हो, सोशल मीडिया का हो, या हमारे ड्रग्स का हो, ये जो है हमारी समस्याओं का कारण बने। इन कारणों को हटाना है। निवारण की ओर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि तली भुनी चीजें, बेकरी फूड, फैक्ट्री का फूड, आजकल जितनी भी चीजें आ रही हैं बाहर की, इन सब में कुछ न कुछ केमिकल मिला हुआ है, इन सब में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर है। तो बाहर का फूड खाया, तला भुना खाया, या बेकरी का फूड खाया, आप कहेंगे सब ये तो सब बाबा रामदेव जी ने बनाया या किसी और ब्रांडेड ने बनाया। देखिए सारी कंपनी, अब वो तो आटे का है साहब, आटे का है, चलेगा वो तो, लेकिन वो सब खतरनाक है, खासकर जब वो चाय के साथ प्रयोग कर लिया जाए तो और ज्यादा खतरनाक है। सही, तो इनको चीजों को समझना है। चाय क्या कर रही है, चाय पीना है तो इकलौते पी लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं साहब चाय के साथ तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए, लेकिन चाय ये करती है कि ना तो खुद का पाचन हो पाता है, ना जो दूसरी चीजें जो हमने उसके साथ में कंज्यूम किए उनका पाचन नहीं होता। तो चाय के साथ में जो भी चीज हम लेते हैं उसका पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता तो वो सड़ता है, सड़ता है तो बीमारियां पैदा करेगा शरीर। ये सारे कारण जो हमारे बीमारी के बनते जा रहे हैं, तब इन कारणों को अवॉइड करना है। कारण हटाना ही निवारण है। कारण हटेंगे तो निवारण अपने आप खुद से होने लगेगा। नींद भरपूर लें, एडिक्शन को खत्म करें, जितने भी आपके एडिक्शन है, क्योंकि सबको पता है अपने अपने एडिक्शन, किसी को बताने की आवश्यकता होती नहीं है। बीड़ी सिगरेट और ये सब जो चीजें हैं, या किसी प्रकार का एडिक्शन, हमेशा सल्फर की इम्बैलेंस के कारण बॉडी में होता है। एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है सल्फर 200। राजीव भाई क्या करते थे, राजीव भाई ये करते थे, बाल्टी भर के पानी में सल्फर 200 की शीशी खोल करके उसमें डाल लेते थे, और सबको कहते थे इसमें से सब भर भर के एक एक ढक्कन पी लो। तो ये सल्फर 200 जो है बार बार यदि अपन प्रयोग करते हैं, ये सल्फर को बैलेंस करने में बॉडी में काम करता है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन में। अब आते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या, आयुर्वेद में समाधान ये है कि सल्फर का एडिक्शन, यदि सल्फर का इम्बेलेंस हो रहा है, सल्फर की कमी हो रही है या बैलेंस ज्यादा बढ़ रहा है, तो अदरक में भरपूर सल्फर है, सल्फर का प्रयोग हम अदरक के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। चीनी, मैदा और सफेद चीजें सभी जो है आजकल खतरनाक है। तो सभी का मतलब
मैदा और चीनी और नमक, ये जो व्हाइट नमक आ रहा है आजकल, ये भी खतरनाक है हमारे लिए। सेंधा नमक हमारे लिए अच्छा है। व्हाइट नमक की तासीर गर्म है, सेंधा नमक की तासीर ठंडी है। ठीक है, 5 प्रकार के नमक होते हैं वैसे, बेड नमक और ये और भी कई प्रकार के नमक हैं। आयुर्वेद में 5 नमक काम में आते हैं अलग अलग मेडिसिन। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, इनको हटाना हमारे जीवन से वही निवारण का साधन बन सकता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इन सबको हटाने के लिए क्या क्या प्रयोग करें, ऐसा क्या है जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें बताइए। यदि अष्टांग हृदयम का सूत्र स्थान अध्याय 1 नंबर को देखते हैं तो वहां कहा गया है कि देखिए, 2 रस, 6 प्रकार के रस पता है हमारे किचन में मिलते हैं हमें। कौन कौन सा? ये हमारे जीवन में 6 प्रकार के रस हैं। 6 प्रकार के रस आयुर्वेद की गणना में देखने को मिलेगा। आयुर्वेद कहता है मीठा, खट्टा, नमकीन और मिर्ची के जैसा चरपरा और कड़वा और कसेला। इसे आयुर्वेद की भाषा में मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय, 6 प्रकार के रसों का वर्णन हमें मिलता है। अब ये 6 प्रकार के रस हमें प्रयोग में लाने चाहिए। इन्हीं यही औषधियों का शरीर में काम करते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, मीठे का प्रयोग करते हैं। किसी को कड़वा पसंद है, नहीं है। किसी भी बैक्टीरिया को पसंद नहीं है, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो बॉडी में, क्या करो, कड़वा चीज खाओ, है ना। तो इन्फेक्शन को हटाना तो कड़वी चीज खा लो। तो कटु, तिक्त, कषाय ये आपका वजन कम करते हैं, और बाकी जो 3 रस हैं ये बॉडी में वजन बढ़ाने का काम करेंगे, ब्लॉकेज बढ़ाने का काम करेंगे। कौन कौन से? मधुर, अम्ल और लवण। अम्ल का मतलब खट्टा, मधुर का मतलब मीठा और लवण का मतलब नमकीन। नमक जब NaCl होता है बॉडी में, आजकल केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो NaCl जाकर बॉडी में क्या करता है, वाटर रिटेंशन पैदा करता है, तो इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में बॉडी के, कहीं पानी भर गया है, कहीं इन्फेक्शन हो गया है। डायबिटीज भी एक प्रकार का वही स्थिति है। ये क्या है, मीठा है जो शरीर में हमारे काम में नहीं आया, तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया। तो डायबिटीज टाइप 2 जो है, ये केवल ऐसा है जो हमारे बॉडी के अंदर जमा हुए टॉक्सिन के कारण है। एक तरह से हमारी जो रिसेप्टर हैं वो रिसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो ब्लड में घूमता रहता है। तो समाधान क्या होना चाहिए था, रिसेप्टर को जो गंदगी उसके ऊपर चढ़ी हुई है उसे मुक्त कराना, यानी टॉक्सिन को हटाना। यदि टॉक्सिन बॉडी से हटाएंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर मुक्त हो जाएंगे, तो डायबिटीज आपकी क्योर हो सकती है ना। टाइप 1 की बात नहीं कर रहा, टाइप 2 की बात करो। तो कुछ हद तक उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एक बार शरीर में कुछ चीज खराब हो जाती है तो उसको मैनेज ही किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि माँ के पेट से जो चीज मिली थी वो तो आपने खराब कर दी सिस्टम में ला करके, तो उसको हम मैनेज कर सकते। तो मैनेज क्या कर सकते हैं, वजन बढ़ गया है तो वजन बढ़ा घटाने के लिए क्या किया जाए, हमारे शरीर के अंदर से चर्बी हटानी है तो क्या किया जाए, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 चीजों क्या कर रहे हैं, ये हमारे शरीर में वजन को बढ़ा रहे हैं। वजन जब बढ़ता है तो बीपी भी आएगा, है ना। हमारी जो नसें हैं, देखिए हमारा शरीर जब वृद्धि होता है, बढ़ता है, तो बचपन से हमको अंग्रेजी की विद्या के हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से हमको क्या देखने को मिलता है, जो हमने बचपन से पढ़ाया, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, ये जो किताबों में पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या क्या चाहिए, तो शरीर को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए, है ना। अब हमारा शरीर तो बढ़ गया, 18 या 20-21 साल तक जितना बढ़ना था,
लेकिन हमारा खान पान ठीक वैसा ही है जैसा पहले था। अब हमें क्या चाहिए, शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो क्या चाहिए, मिनरल और विटामिन। हम खा रहे हैं क्या, प्रोटीन, फैट्स और वसा, जो बचपन से खाते आए। तो ये शरीर में क्या करेगी, जितना बढ़ना था बढ़ गया। तो नसें को, जो नसों की जो साइज है या हमारे जो शरीर के खोखले अंग हैं, उनका आंतरिक विस्तार शुरू हो जाएगा, यानी उनकी परतें मोटी होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो उनकी कार्यक्षमता धीरे धीरे घटती चली जाएगी, अंगों की कार्य क्षमता घटती चली जाएगी, फैट बॉडी में चढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, और वैसे वैसे फैट हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा। फैट बढ़ने का कारण मुख्य क्या है, शरीर में कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम जो है कम क्यों हो रहा है, कैल्शियम कम इसलिए होता है, D3 की एब्सेंस में कैल्शियम बॉडी में काम नहीं करता है, मतलब बॉडी में यूज नहीं आता है, ठीक है। तो वो बॉडी से बाहर उसको निकाल दिया जाता है, यानी D3 की एब्सेंस में बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम की अनुपस्थिति में ही आर्सेनिक और बाकी जो कंटेंट है, मिनरल, विटामिन, ये भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये भी बॉडी उनको उठा के बाहर फेंकने लगती है। परिणाम परिणाम शरीर के अंदर कैल्शियम, या शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है मिनरल विटामिन इनकी कमी से। चाहे कैल्शियम हम चेक करें तो कम नहीं है, लेकिन वो जितना शरीर में एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए था, जो मिनरल विटामिन और इनको आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए था, वो सब प्रोड्यूस नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया था शरीर को, जिसके कारण ये सारी समस्याओं का पहाड़ सा हमारे खड़ा हो गया सामने। अब इस पहाड़ से निपटने के लिए हमें क्या करना है, तो क्या करना, तो कटु तिक्त कषाय, 3 प्रकार के रसों का रसोई में आपके पास उपलब्ध है। वो सारी चीजें जो उपलब्ध हैं, कटु तिक्त कषाय, कटु का मतलब कड़वा नहीं, काली मिर्च जैसा, है ना। लेकिन काली मिर्च तो शरीर में टेम्परेचर को बढ़ा देगी, है ना। अब जो ठंडी तासीर है, यदि किसी की शरीर में कहीं जलन है, ऐसे लोगों को मिर्च वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो शरीर में अग्नि को बढ़ाएगा। शरीर में पित्त को बढ़ाने के लिए ये मिर्च वाला काम कर सकता है ना। नमक भी यही काम कर सकता है। तो पित्त जनित बीमारियां, यदि शरीर में कहीं जलन है, कहीं दाह है, या मेंसेस पीरियड समय से पहले आ जाता है, ब्लड ज्यादा गिरता है, जरूरत से ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी होती जा रही है, कमजोरी आती जा रही है, या जिनका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या जिनको कोई चोट चपेट आई है, जिनका ब्लड बाहर ज्यादा आता है, या जिनको पसीने ज्यादा आते हैं, जी घबराता है, ऐसा कुछ लोगों की समस्या है, तो उन लोगों को कौन से 2 रस ज्यादा खाने चाहिए, उनको कषाय और कड़वा, ये 2 रस ज्यादा प्रयोग में लाने चाहिए। ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे, आंवले में मिल जाएंगे, अर्जुन की छाल में मिल जाएंगे, और किस में मिल जाएंगे, आंवला, अर्जुन की छाल और करेला, इन तीनों में आपको ये सब मिल जाएगा, और जामुन में भी मिल जाएगा, है ना। ये सारे रस कहाँ मिलेंगे, इन सारी चीजों में मिल जाएंगे। तो जितने भी बॉडी में नसों में ब्लॉकेज हुए हैं, वो भी इसी के कारण है, क्योंकि नसों के रास्ते सकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें चर्बी जमा हो जाएगी, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल बोलो या ट्राइग्लिसराइड बोलो या कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट भी चर्बी के रूप में ही लीवर जमा करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो काम में आता नहीं है, उसको कन्वर्ट कर किस में करेगा, फैट में कन्वर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली मीठा भी जो क्या में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो चर्बी ही देगा, ठीक है। तो खट्टा भी उसी में योगदान करेगा, प्लस नमकीन वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा, पानी शरीर में ज्यादा इकट्ठा होगा, क्लेथ को बढ़ाएगा।
इन्फेक्शन को बढ़ाएगा तो और ज्यादा ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो उससे शरीर में इन्फेक्शन, शरीर का वजन बढ़ना, ओबेसिटी होना, हार्ट थायराइड का होना, ग्लैंड्स के सीक्रेशन का होना, बीपी का होना। बीपी क्यों हुआ? बीपी भी इसलिए हुआ था, हमारे यहाँ एडिनो ग्लैंड्स होती है किडनी के ऊपर, अब उसके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है, चाहे वो पानी का, वाटर रिटेंशन का दबाव बढ़े, या गैसेस का, अपचित फूड का, जो खाना नहीं खाया है उसका दबाव बने, या बाकी सब चीजों का दबाव बनेगा। जैसी दबाव बनेगा तो वहां पर क्या होगा, एग्रेशन बढ़ेगा, बॉडी के अंदर एग्रेशन बढ़ेगा तो बीपी भी है, टेंशन भी, टेंशन के कारण भी बीपी बढ़ेगा, है ना। तो ये शुगर भी क्या है, शुगर भी वही है, मीठा है, मीठा हमने खाया तो ये भी वही काम करने वाला है हमारे शरीर में, या तो वजन बढ़ाएगा, या वजन नहीं बढ़ाएगा तो नसों के रास्ते को सकड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, धीरे धीरे फिर वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट होता चला जाएगा, चाहे वो हार्ट का ब्लॉकेज हो, या नसों में कहीं जमा गंदगी के कारण, टॉक्सिक मटेरियल के कारण, या उसमें फैट जमा होने के कारण ये जो ब्लॉकेज हुए हैं कि शरीर के हर एक अंग में जमा होने लग जाते हैं। एक समय ऐसा आता है इनके कारण हम नसों में जमा हो गई गंदगी और ब्लॉकेज आ गया तो हमने वेरिकोज वेन बोल दिया, और वो शरीर के अलग अलग अंगों में ब्लड के अंदर जमा होने लगा, ट्राइग्लिसराइड, या उसको हमने ये ट्राइग्लिसराइड बोल दिया, कोलेस्ट्रॉल बोल दिया, है ना। तो ये नसों में जब जमा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कहलाया, उसके कारण बीपी हो गया। रिसेप्टर को इसने क्लोज कर दिया, जो रिसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं शुगर को, ब्लड में घूमती हुई शुगर को, तो हमारे शरीर में कमजोरी आना शुरू हुई, ये शुगर हुआ। इस तरह से ऐसे ही जब ये ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते शरीर में चर्बी जमा होते होते तो फिर हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। ये सब लाइफ स्टाइल के कारण है, ये सारी की चीजें, ओबेसिटी भी वही उसका रूप है। इस तरह से हमारे शरीर में मोटापा, रोग एक तरह से इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और यही हमारी बड़ी बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तब खान पान में करीब परिवर्तन करने के लिए हमने बताया आपको क्या क्या चीज का परिवर्तन करना था। हमने मीठा, खट्टा और नमकीन कम करना है, और कौन सा बढ़ाना है, वेट लॉस के लिए कटु तिक्त कषाय, यानी हल्का मिर्च वाला, और कड़वा और कषाय रस वाली चीजों को बढ़ाना है। तो लाइफ स्टाइल में ये चीजें ऐड करोगे तो क्या होगा, ओबेसिटी कम होगी, ब्लॉकेज नसों के खुलने लगेंगे, और यदि शरीर में जलन वलन भी होता है, कोई समस्या है, पित्त जनित रोग है, यानी शरीर में ऐसा जलन हो रहा, दाह हो रहा है कहीं, या आंखों में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए करेला अच्छा है। और जामुन और करेले का जूस यदि निकाल के ले सकते हैं, या इन दोनों का, जामुन का तो बीजों का आप चूर्ण बना के यूज कर सकते हैं, जामुन के पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चूर्ण और करेले का और आंवले को, तीनों को मिला के यदि लिया तो ये आपको धीरे धीरे करके शुगर में भी आराम देना शुरू कर देगा, बीपी में भी आराम देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो जमा गंदगी है वो धीरे धीरे छटने लगेगी, शरीर में से गंदगी की सफाई होने लगेगी। अर्जुन की छाल जो एक ऐसी चीज है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, तो इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। अर्जुन की छाल भी वही कषाय रक्त की है, कषाय की है, और कषाय होने के कारण ये हार्ट के लिए अच्छी है। तो कम मात्रा में 20 ml का काढ़ा इसको ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद में 15-20 मिनट बाद में अर्जुन अरिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको हार्ट की समस्या है, हार्ट की ब्लॉकेज है, नसों में कहीं भी लोग ब्लॉकेज हैं, तो उनके लिए ये अर्जुन अरिष्ट बाजार में आपको मिल जाएगा बना बनाए, या अर्जुन क्वाथ या अर्जुन की छाल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका आयुर्वेद की दृष्टिकोण में इस प्रकार की छाल, और ये देखा है वीर्य बताया या नहीं, आयुर्वेद में वीर्य देखा जाता है, वीर्य का, क्योंकि आयुर्वेद एक गुणों की चिकित्सा है। आयुर्वेद कहता है कि मैं सिर्फ आपको
आपकी बीमारियों को नहीं मारता, मैं केवल आपकी बीमारियों से लड़ने की शरीर को क्षमता देता हूँ, शरीर को ताकत देता हूँ। आयुर्वेद ऐसा बोलता है। आयुर्वेद कहता है मैं आपकी किसी बीमारी को नहीं मारूंगा, बल्कि आपकी शरीर की क्षमताओं को बढ़ाऊंगा, जो बीमारियों से लड़के अपने आप को बीमारियों से आजाद करने में सक्षम हो सकेगी। तो आयुर्वेद ये कहता है। बाकी पैथियां कहती हैं कि हम आपके शरीर को भी कमजोर कर देंगे, रोग को भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको आयुर्वेद से क्योर करने में आपको लाभकारी परिणाम देगा। इसलिए आयुर्वेद ज्यादा सक्षम है, क्योंकि आपकी क्षमता को बढ़ाता है। खाने में आप कुल्थ की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का मैंने आपको बता ही दिया। इसके प्रभाव देखें तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए हितकर है। दोषघ्नता की बात करें तो ये कफ और पित्त शामक है। तो कफ जनित रोग जितने भी शरीर में, मोटापे से ये जितने ऊपर जो मैंने बताया ये सारे, या स्किन डिजीज जितनी भी चमड़ी की बीमारियां हैं, उनको भी अर्जुन ठीक कर सकता है। तो अर्जुनारिष्ट कौन कौन ले सकते हैं? जिनको ये सारी बीमारियों की चर्चा आज की वो, और साथ में ऐसे लोग भी ले सकते हैं अर्जुन की छाल का काढ़ा, जिनको ब्लॉकेज के साथ साथ नसों का ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज, प्लस पित्त जनित रोग जिनमें शरीर में जलन या स्किन डिजीज, सोराइसिस, ऐसी सारी बीमारी वाले लोग, या कोढ़ है ना, और किसको चमड़ी से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी दिखती हो, उसमें अर्जुन की छाल लाभकारी परिणाम देगा। ठीक है, इसके बाद में रोगों के लिए उपवास करना भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो अर्जुनारिष्ट 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। डिटॉक्स करना है बॉडी को, कब कब करना होता है? मार्च अप्रैल के महीने में तो करना ही करना है। साल भर में कम से कम पंचकर्मा 2 बार कराना चाहिए हर व्यक्ति को, इन बीमारियों से बचना है। तो कौन कौन सा समय? समय मार्च अप्रैल में, अप्रैल का महीना जो नवरात्रि का मंथ आता है वो, या फिर आपको सितंबर, ये जो अगला महीना आने वाला है, सितंबर अक्टूबर, दिवाली से पहले का समय। जैसे दिवाली से पहले हम घरों की सफाई करते हैं, वैसे हमारे इस शरीर रूपी घर यानी आत्मिक घर की भी सफाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो लंघन करने से भी, या एक टाइम शाम का खाना आप होल्ड कर जाएंगे, तब भी आपको बहुत सारी बीमारियों में लाभकारी परिणाम देने लगेगा। या समय से पहले खाना खा लीजिए तो भी आपको लाभकारी परिणाम देखने को मिल जाएगा। एक और काम कर सकते हैं आप, आंवला, करेला और जामुन का जूस ऐसे लोग ले सकते हैं जिनको ये सारी बीमारियां हैं जिनको मैंने अभी चर्चा के लिए बताई, और उसमें अर्जुन की छाल का काढ़ा भी साथ में मिला के ले सकते हैं। घर में देखें तो कुल्थ की दाल आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, इसको अच्छे से पकाएं फिर खाएं। ठीक है, तो कुल्थ की दाल आपको लाभकारी परिणाम। हाँ, ऐसे लोगों को ये सारी समस्याओं के साथ साथ पथरी की शिकायत भी होती है, गाल ब्लैडर में पथरी, किडनी में पथरी, तो ऐसे लोग भी इसका सबका प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं, कुल्थ की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, या जिनकी रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। या शरीर में कहीं भी आपकी रिपोर्ट के अंदर जो भी चीज बढ़ गई है, कुछ भी बढ़ा हुआ आता है ना, रिपोर्ट में देख लीजिए लिस्ट बना के, और उसमें कुछ भी चीज बढ़ा हुआ आता है, तो जो मैंने कहा अर्जुन की छाल का प्रयोग आप करेंगे, धीरे धीरे आपको बहुत सारे परिणाम अच्छे पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। या दशमूला रिष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं खाने के बाद। दशमूला रिष्ट ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि तासीर में गर्म होती है अपने, हालांकि दोनों ही शोधन का काम करती हैं शरीर में, लेकिन
डिटॉक्स करने का काम करती हैं। अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें दवाई के मामले में, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे भी। आजकल ऑनलाइन भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। दिनचर्या का आपको सुधारना होगा। दिनचर्या में सुबह उठ के व्यायाम करना, अर्जुन के छाल का काढ़ा लेना। व्यायाम करने के साथ साथ क्या क्या आसन करें? आसन भी ऐसे लोग करें जिनको योगा किसी अच्छे आचार्य के, योगा आचार्य के निर्देशन में ही आसन करना करें, प्रारंभ करें। नहीं तो आपको दूसरी बीमारियां और तरह की लग जाएंगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आसन में क्या क्या ले सकते हैं ऐसे रोगी लोग? सूर्य नमस्कार का प्रयोग कर सकते हैं, और अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, भुजंगासन का प्रयोग करें, पवन मुक्तासन का भी प्रयोग करें। ये आसनों का आप प्रयोग करें और सातों प्रकार के प्राणायाम करें। लेकिन ये करें तो सही, अपने या तो डॉक्टर से पूछ लें, या रोग बताएं उनको अपना, या बेहतर डॉक्टर के किसी आचार्य से, अच्छे आचार्य से पूछ के ही आसन और करें। प्राणायाम तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्राणायाम भी सबके लिए सारे प्राणायाम नहीं है, ठीक है, अनुलोम विलोम सब कर सकते हैं। लेकिन पेट की बीमारियों में कई बार भस्त्रिका वर्ज्य बोला जाता है, नाभि का डिगने के संदर्भ में भी बहुत सारी चीजों का मनाही हो जाती है। या किसी का ऑपरेशन हुआ है तो भी ध्यान रखिए, या मैटरनिटी पीरियड में भी है, तब भी आप डॉक्टर के सलाह के बिना या हमारे योगा आचार्य के बिना सलाह के आप आसन नहीं करें। और क्या कर सकते हैं? उपटन का प्रयोग कर सकते हैं। जौ, चना और त्रिफला। तो शरीर में जमा चर्बी है, जहां से भी आपको चर्बी निकालनी है, हटानी है, तो सूखा जौ का आटा, चने का 1 कप आटा, दोनों 1-1 कप, त्रिफला 3 चम्मच, और 1 हल्दी की चम्मच डाल करके वेट लॉस के लिए अपनी जहां से चर्बी हटानी है उसको वहां से रगड़ना प्रारंभ करिए। तो रगड़ेंगे तो आपका जो पसीना है उसके साथ में वो ग्लैंड से चर्बी पिघल करके साथ में बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो महर्षि वाग्भट ने व्यायाम के बारे में बहुत अच्छा खासा जोर दिया है। उन्होंने ये श्लोक भी लिखा है, तो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये आता है कि हमें दिनचर्या सुधारनी है। समस्याएं बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयां नहीं लेनी है। आजकल क्या एक प्रयोग हुआ है कि हम पैरासीटामोल खरीद के ले आते हैं बाजार से, पत्ता ले आना जी, फोन आ जाता है घर वालों का कि ये ले आना वो ले आना, और हम करते क्या है, उनके डॉक्टर की सलाह के बिना वो पत्ते खरीद लाते हैं, और पत्ते खरीद के क्या करते हैं, घर में लाके रख लेते हैं। जरा सा कहीं दर्द हुआ उनको लेना शुरू कर दिया, जरा सा कोई बुखार हुआ, आज तो हाथ पे टूट रहे हैं, चलो पैरासीटामोल खा लो, नेमोसलाइड खा लो, है ना। थोड़ी सी एलर्जी हो गई, क्या करें, सेट्राजिन खा लिया, है ना। ये कई बार हम करते हैं सेट्राजिन, फिर उस और दूसरी एक और जो गोली होती है वो भी है। तो ये एंटी एलर्जिक जो भी मेडिसिन हैं, ये कई बार क्या होती हैं, वो स्किन की एलर्जी हुई, बॉडी में एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है, बिना डॉक्टर के सलाह के इनको नहीं लेना चाहिए। हम अपनी मर्जी से दवाओं का सेवन ना करें, क्योंकि ये लीवर को कमजोर करती हैं, लीवर को खराब करती हैं। लीवर खराब हो गया तो 90% काम हमारा शरीर का लीवर करता है। तो आपको थोड़े दिन में देखने को लगेगा शरीर में आपके सिस्टम में खराबी आना शुरू होगी। छोटी छोटी बातें थोड़ा सहन भी करें, है ना। मेट्रोजेल वगैरह ले लिया, दर्द हो गया, चलो ये खा लिया, है ना, तो ये सब ना करें। कई बार हम लोग ऐसी ऐसी मेडिसिन का प्रयोग कर लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी, अरे ये तो कोई नुकसान तो करती नहीं है, ले लिया जाए, उसको भी नुकसान कर सकती है। देखिए, जिस मेडिसिन का
लाभ है तो उसका नुकसान भी होगा। विज्ञान का एक नियम है, जिसका प्रभाव है उसका विपरीत प्रभाव भी होता है ना। ये पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, या इतनी नॉलेज अपनी बढ़ाया करें। हमारी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते करते आपको इतनी नॉलेज हो ही जाएगी कि आप इसको ठीक से समझ पाए। थोड़े दिनों में हम पंचकर्मा का भी शुरू करने वाले हैं। सोच रहे हैं कि 15 तक एक पंचकर्मा का बैच भी प्रारंभ कर दिया जाए। अब आपके कोई सवाल या कोई प्रश्न इस विषय पर हैं तो आप ले सकते हैं। पंचकर्मा किनको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इसको समझना जरूरी है। आजकल पंचकर्मा सेंटर तो बहुत सारे खुल गए, लेकिन कब करना, कौन सी बीमारी में करना, क्यों करना, ये पता नहीं है। उससे बहुत सारी बीमारियों को जन्म हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो आपके कोई सवाल 1 बाय 1 करके ले लीजिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी, प्रणाम। सर, सोराइसिस में नीम का एनिमा दे सकते हैं? कितना मात्रा में दे सकते हैं? सोराइसिस में नीम का एनिमा? जी। पहले सोराइसिस को समझना पड़ेगा, सोराइसिस क्या है। और है ना? उनको लाल लाल दाग हुआ है, जैसे आप बोले थे लाल दाग हाँ, बात का लिए राइट रहता है। राइट, नहीं सर, आप बिल्कुल बिल्कुल। बताइए लाल, सोराइसिस क्या है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ सर, आप बताइए कि सोराइसिस क्या है। हाँ बिल्कुल समझना है। देखिए, सोराइसिस कई प्रकार से देखी जाती है। तो अभी लाल लाल जो प्रश्न इन्होंने किया है उसका भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी फटे दूध की तरह बच्चे को दूध पिलाते हैं, है ना, जी अब जी वो उल्टी कर देता है, उल्टी कर देता है तो फटा हुआ दूध की तरह नीचे ऐसे गिरता है। जो दूध गिरता है ना, ऐसे वाले दाग धब्बे यदि स्किन पे आते हैं और स्किन में मोटा आ जाता है, मोटा लेयर होने लग जाती है ऊपर, और वो जी झड़ती है, तो समझ जाइए ये कफ की खराबी की वजह से है ना। सोराइसिस, कफ, पित्त और वात को समझना है। इन तीनों में से कौन सी सोराइसिस है पहले ये समझना है, तब इलाज करो। जी तो कफ की सोराइसिस है, उसको कफ को हटाने वाले, जो मोटापा हटाने वाली जो चीजें हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें कफ में काम कर जाएंगी, उसमें सोराइसिस में काम कर जाएंगी। अब आते हैं पित्त वाली सोराइसिस। पित्त वाली सोराइसिस में हमेशा लाल चकत्ते होते हैं और उसके ऊपर से, उसमें से लाल लाल दाने और पानी बहता रहता है। कुछ न कुछ उसमें से हल्का सा टच कर दिया वहां पे तो उसमें से पानी निकल आएगा, है ना। मवाद जैसी चीज जो निकल जाती है वो स्थिति दिखेगी। और यदि पित्त, पित्त में तो पानी निकलेगा, लेकिन मवाद जो निकले, रेड कलर का भी आ सकता है, वो ब्लड भी आ सकता है। और यदि मवाद व्हाइट कलर का निकलता है तो वो कफ में निकलता है, ऐसी सोराइसिस में निकलता है। और जो वात की सोराइसिस होती है उसमें हमेशा ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं स्किन पर, फिर खुजाते रहो, वो झड़ते रहेंगे, खुजाते रहो, झड़ते रहेंगे, या लाल कलर के होने के बाद में धीरे धीरे करके सूख जाते हैं, फिर वो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। ये जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं ये वात की वजह से आते हैं। तो वात और पित्त की वजह से हुआ, है ना। यदि उसमें पानी झड़ रहा है तो पित्त की वजह से, वात की वजह से ब्लैक स्पॉट्स और वाइट पेचेस और सफेद मवाद कफ की वजह से। ठीक है, तो कफ को हटाने वाली, हाँ, अर्जुन की चाल इन सब में काम करेगी, वात वाली में नहीं करेगी, ब्लैक स्पॉट्स में नहीं, उनके लिए काम कर जाएगी। अर्जुन की चाल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रयोग कर सकते हैं अर्जुन का स्वाद चाल में लिखें। ठीक है, ठीक, ओके सर। और सर कफ वाली में? हाँ, कफ वाली में जो है आपको ऐसी चीजों का प्रयोग करना है। सॉरी, कॉल आ गया था कोई। तो कफ वाली में ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जिनमें जो तासीर में गर्म हो, हल्की सी, क्योंकि कफ में ठंडा है,
तो तासीर में हल्की सी गर्म, कफ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं कोई सी भी, उनको डिटेक्ट कर जाओ, बस यही समझना है। तो कफ से जुड़ी हुई बीमारियों में हल्का गर्म, और जो हमारी पाचन और दीपन को बढ़ा सकते हो, रस धातु को ठीक कर सकते हो। 7 धातु है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो भी है जो रस धातु को ठीक कर दे, ठीक कर सके, ऐसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और लंगनम परम औषधियम, वो लंगन उपवास करना एक अच्छा प्रयोग हो सकता है कफ की जुड़ी हुई बीमारियों में। ठीक है, हाँ सर अब जैसे बताइए। सर मेरी सिस्टर को ना ये वाली है, कफ वाली, वो ये सोराइसिस। तो उसने जैसे अभी आपने वो समान वायु वाला वो बताया था ना कि गर्म पानी में घी लेके और उसमें नमक और नींबू डाल के, तो वो उसने स्टार्ट किया। तो ना उसकी ये सोराइसिस जो है ना और हरी हो गई, जो ड्राई हो रही थी ना वो और ज्यादा, मतलब चकत्तों में खुजली आने लगी और ईचिंग सी बढ़ गई। तो उसने अब ये जो है ना वो बंद कर दिया, नमक और नींबू। लेकिन वो घी गर्म पानी में, थोड़ा अग्नि गर्म करके पानी में उसमें घी मिला के वो ले रही है खाने के बीच में। तो सर ऐसा ये हो सकता है कि वो नमक और नींबू से उसमें बढ़ गई हो वो सोराइसिस, या? हाँ, नमक, नमक से बढ़ जाएगी। नमक को कम करना है। स्किन डिजीज, चमड़ी की कोई भी बीमारी हो, नमक तो बंद कर दो अच्छा। तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, चमड़ी की कोई भी बीमारी हो उसमें नमक खराब है। तो सर जैसे आप बोल डायबिटीज रहे हैं कि या मोटापे की कोई भी बीमारी तो भी खराब है नमक। जी ओके, नमक कम कर देना, ओके ओके। तो जैसे कफ उससे कैसे बढ़ गया सर, ये जैसे नमक और उससे नींबू से? नींबू तो वो हुआ ना हाँ, अम्ल में, और नमक नमक भी न, अम्ल में। नमक 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 अच्छा। नमक से बढ़ गया, नींबू से भी बढ़ गया। नींबू ज्यादा हो गया होगा, कम मात्रा में लेते तो कुछ हद तक थोड़ा ठीक था। गुनगुने पानी में लेना तो ठीक था, कम मात्रा में, बहुत कम, जैसे एक गिलास में 5-7 बूंदें डालना ठीक था। लेकिन ज्यादा डाल दिया तो फिर वो नुकसान देगा। नुकसान करेगा, ओके। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम, नमस्कार। नमस्कार। तो आज का समापन करते हैं, 8 बज चुके हैं और समय हो चुका हमारा पूरा, है ना। सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार, प्रणाम।